Tiwari and I welcome you all on my YouTube platform of Diamond Engineering Academy। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायमंड इंजीनियरिंग एकेडमी में झारखंड एसएससी जेई और एसएससी जेई 2023 के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। झारखंड एसएससी जेई और एसएससी जेई 2023 के लिए रेगुलर ऑफलाइन क्लासरूम बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है मेरे साथ मिलकर के, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो और तैयारी अपना बेहतर से बेहतर बनाओ। ठीक है, तो ये है रेगुलर ऑफलाइन, भूलना मत। रेगुलर मतलब रेगुलरली क्लास चलेगा, ऑफलाइन मतलब कि मेरे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसमें क्लास चलेगा। रेगुलर ऑफलाइन क्लासरूम है, क्लासरूम में बैच चलेगा, उसी हिसाब से नाम दिए हैं बैच, रेगुलर ऑफलाइन क्लासरूम बैच। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है और जिनको भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मस्ट एनरोल। ओके, सो एनरोल कर लो और मैं अपना एड्रेस जो इस कोचिंग का एड्रेस है और फोन नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, विजिट कर सकते हो। आज का इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो बायोमेसी एंड मेटासेंट्रिक हाइट है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बायोमेसी होता क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंटर क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं प्लस में जो भी मिलते हैं, वो बायोमेसी के बारे में जब सुनते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? बायोमेसी से इंटरेस्टिंग और बायोमेसी से इजी टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में है ही नहीं, लेकिन इसको अगर अच्छा से समझा जाए तो बायोमेसी का नाम सुनकर के स्टूडेंट 2 किलोमीटर दूर भागता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि बायोमेसी के कॉन्सेप्ट पे जो पानी वाला जो जहाज होता है ना, शिप, SHIP, जो पानी वाला जहाज होता है शिप, उसका कॉन्सेप्ट वो भी बायोमेसी के बेस्ड पे है। तो समझो कि ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग होगा। ध्यान से सुनो, जिस चीज को कॉन्सेप्ट के रूप में यूज किया जा रहा है शिप को चलाने के लिए समुद्र में, उसके बारे में पढ़ने में कितना इंटरेस्ट लगेगा, जरा एक बार सोच के समझो। जिस चीज का एग्जांपल हम लेंगे कि वो ना शिप मेरा ऐसे चलता है, मेरा शिप इतना पोर्शन पानी में रहता है, इतना पोर्शन ऊपर रहता है, जिस चीज का एग्जांपल होगा, जिस टॉपिक का एग्जांपल मेरा पानी वाला जहाज शिप है, समझो कि उसके बारे में पढ़ने में कितना मजा है। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज बायोमेसी एंड मेटासेंट्रिक हाइट। तो पढ़ने वाले हैं इसमें बायोमेसी में पढ़ने वाले क्या है? बायोमेसी सबसे पहले होता क्या है, बायोमेसी फोर्स क्या होता है, बायोमेसी को कौन से साइंटिस्ट लाए हैं ताकि तुमको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, उस साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, उस साइंटिस्ट क्या प्रिंसिपल दिए थे उसके बारे में जानेंगे, इसके बाद मेटासेंटर के बारे में जानेंगे, इसके बाद मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं कि बायोमेसी होता क्या है, मतलब डायरेक्टली हम बुक से उठा करके डेफिनेशन नहीं देना चाहते। एग्जांपल के तौर पर अगर समझो, आसपास के एग्जांपल को लोगे सबसे पहले तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा देर तक तुम्हारे माइंड में बात रहेगी और एक बार और रिवाइज करके तो पूरी जिंदगी भर दिमाग में बैठ जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास में पानी भरा हुआ है। मान लो तुम्हारे यहाँ पे ग्लास है और उस ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है। सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि पानी का जो मेरा ऊपरी लेयर है, ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री सरफेस। जो फ्लूइड का ऊपरी लेयर होता है उसको बोला जाता है क्या, फ्री सरफेस। मतलब वहां के बाद वो फ्लूइड का कहानी खत्म हो गया, वो फ्लूइड अब नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। लिख देते हैं आप, फ्री सरफेस। अब ना यहाँ पे एक तुम्हारे पास बॉडी है कुछ इस तरीका से। मान लो ये तुम्हारे पास बॉडी है, तुम क्या चाहते हो ना, तुम इससे खेलना चाहते हो, खेलना इस तरह चाहते हो कि इसमें इस बॉडी को यहाँ पे इसको डुबोना चाहते हो।
पहला चीज कि ये बॉडी चाहे तो यहाँ पे तैरने लगेगी, ये बॉडी चाहे तो यहाँ पे पूरी की पूरा तैरने लगेगी, मतलब ये फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर हुई, कोई भी हिस्सा उसका डूबा हुआ नहीं होगा। दूसरा बात, हो सकता है कि ये बॉडी का कुछ हिस्सा डूब जाए, हो सकता है दूसरा पॉसिबिलिटी में कि इस बॉडी का कुछ हिस्सा डूब जाए, और तीसरा में होता है कि ये बॉडी कुछ इस तरह से पूरी की पूरा डूब जाए। इसी को बोलते हैं फुल्ली फ्लोट, मतलब टोटली वो तैर रहा है। इसको बोलते हैं पार्शियली फ्लोट, और इसको बोलते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड। फुल्ली सबमर्ज्ड मतलब पूरा का पूरा तरह डूब गया, और इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली फ्लोट। पार्शियली फ्लोट मतलब कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा उसका फ्री सरफेस के ऊपर है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी मेरे पास बनता है, ठीक है। तीनों में से सेकंड वाला को हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सेकंड वाला को जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। और जब तुम्हारे माइंड में आएगा ये बात कि आखिर इस बॉडी का कुछ हिस्सा ऊपर क्यों है, कुछ हिस्सा उसका डूबा हुआ क्यों है। पहला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जो पहला फुल्ली तरह फ्लोट कर रहा है उसका एग्जांपल लेते हैं। आखिर कौन ऐसा है जिसमें इतना हिम्मत हुआ, कौन ऐसा कमबख्त है, कौन ऐसा एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा है जो इस बॉडी को ना अंदर नहीं आने दे रहा है। कोई तो होगा, यहाँ पे पानी मौजूद है, तो पानी ही है जो ये बोल रहा है ना तुम्हारी औकात कैसे हो गई। ये दोनों को बोल रहा है कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई, तुम मेरे अंदर समा नहीं सकते हो, मेरे अंदर नहीं आ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। जस्ट ये बात बोलेगा और इस बॉडी को ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देगा, ठीक है। दोनों केस में जस्ट इसी घटना को बोलते हैं बायोप्सी। आ गया समझ में? कोई लगे नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल क्या था, एक ग्लास है जिसमें पानी है, इसमें ना हम एक बॉडी को डुबाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से डूब नहीं रहा है या फिर पूरी तरह से तैर रहा है। पूरी तरह से डूब नहीं रहा है मतलब कि पार्शियली फ्लोट कर रहा है या फिर तैर रहा है ऊपर। तो जो ये घटना हो रहा है ना, इसी घटना को बोलते हैं बायोप्सी। मतलब बायोप्सी इज ए फेनोमेना, एक घटना है जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो यहाँ पे फ्लूइड है, जो कि यहाँ पे वाटर है, वो एक अपना ताकत दिखाती है किससे, एक्सटर्नल बॉडी पे, और वो बोलती है कि तुम पूरी की पूरी मेरे अंदर नहीं आ सकते, चाहे तो तुमको पार्शियली अंदर आना होगा और नहीं तो तुमको मेरे ऊपर आना होगा। बात समझ में आया? और इसी घटना को बोलते हैं बायोप्सी। समझ में आ गया बायोप्सी क्या है? बायोप्सी वो घटना है जिसमें कि किसी भी फ्लूइड के द्वारा एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह एक्ट करना और उसमें ये बताना उस बॉडी को कि तुम मेरे अंदर नहीं आ सकते हो, तुम चाहे तो पार्शियली फ्लोट करो और नहीं तो फुल्ली फ्लोट करो। इसी घटना को बोलते हैं बायोप्सी। किसी भी तरह का कोई किसी लैंग्वेज नहीं, जस्ट ये एग्जांपल को समझो और बायोप्सी समझो। अब बायोप्सी को समझने के बायोप्सी होता क्या है ये भी समझना तुमको जरूरी है कि बायोप्सी आखिर कौन से ऐसे साइंटिस्ट, जिसके कारण तुमको पढ़ना पड़ रहा है, आखिर कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस बायोप्सी के कॉन्सेप्ट को लेकर के और उस कॉन्सेप्ट पे उतना बड़ा शिप समुद्र में तैर रहा है, मतलब समुद्र के रास्ते से जा रहा है, अपने बाईपास कर रहा है। आखिर कौन सा साइंटिस्ट है? उस साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। उस साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। उस साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का कहना यह है, जस्ट बात को अगर समझोगे ना तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को भी रखना नहीं पड़ेगा। आर्किमिडीज का कहना है कि जो तुम बॉडी को इसमें इमर्स कर रहे हो ना, जो तुम बॉडी को इमर्स कर रहे हो उसका कुछ वेट होगा। जैसे कि इस बॉडी का मान लेते हैं कि वेट W है, तो आर्किमिडीज का कहना है कि अगर तुम इसको डुबाने के लिए यहां पर लेके जाते हो, अगर इसको सबमर्ज करने के लिए लेके जाते हो, तो उतना ही वेट, जितना वेट इस बॉडी का है उतना ही वेट ऑफ दैट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। कितना फ्लूइड जाएगा? सेम वेट ऑफ द फ्लूइड। कितना जाएगा? सेम वेट ऑफ दिस बॉडी। फिर से मैं समझा दे रहा हूं। आर्किमिडीज का कहना ये है कि आर्किमिडीज का कहना ये है कि जो बॉडी का वेट होगा ना, जिसको तुम इमर्स करने जा रहे हो,
जो बॉडी का वेट होगा जिसको तो इमर्स करने जा रहे हो, वो बॉडी के वेट के कारण जो मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का भी वेट सेम होगा इस बॉडी के वेट से। इसका साफ मतलब ये है कि जो पानी इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है ना, जो पानी इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है वो सेम फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स कितना होगा? वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर से मैं बताते रहा हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना ये है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना ये है कि अगर बॉडी का वेट W है जो कि यहाँ पे इमर्स्ड करने वाला है, इमर्स्ड करने जा रहा है, वो सेम वेट के फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, सेम वेट के फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब ये समझो कि बायनेंसी फोर्स किसको कहते हैं? बायनेंसी फोर्स उसको कहते हैं जो कि इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी पे लग रहा है, इस बॉडी पे लग रहा है, उसको बोलते हैं बायनेंसी फोर्स या फिर बायनेंट फोर्स। ठीक है, बायनेंसी एक घटना है, बायनेंट फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो इस पानी के द्वारा इस बॉडी पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कितना लगाया जा रहा है? सेम अमाउंट लग रहा है, कितना? वेट ऑफ द फ्लूइड, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी का। ठीक है, तो आर्किमिडीज के हिसाब से क्या हो गया? जो मेरा बायनेंसी फोर्स है, बायनेंसी फोर्स है जिसको कि हम FB से बायनेंसी फोर्स FB से दिखाते हैं, वो कितना होगा? मेरा कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बायनेंसी फोर्स कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब जितना कि वेट लिक्विड का जो डिस्प्लेस कर गया, मतलब इधर उधर चल गया, उसी लिक्विड के वेट के बराबर होगा क्या? बायनेंसी फोर्स। और वो किसके बराबर है? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। ठीक है, तो बायनेंसी फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? बायनेंसी फोर्स इज इक्वल टू, अगर इसी चीज को वेट के टर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? रो g इनटू v लिख सकते हैं। v ऐसे लिखते हैं इसलिए कि कितना हिस्सा मेरा फ्लूइड में डूबा हुआ है, उसी का वॉल्यूम ले लेंगे, मतलब उतना ही जितना हिस्सा। और समझो इस बात को, मान लो कि इतना हिस्सा मेरा इस बॉडी का क्या हुआ है? सबमर्ज्ड है, यानी जितना हिस्सा मेरा सबमर्ज्ड है उतना ही वॉल्यूम मेरा लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है। बात को समझो, आर्किमिडीज बोले हैं वेट के हिसाब से कि जितना वेट होगा मेरा बॉडी उतना ही वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी है कि जितना वॉल्यूम मेरा इस बॉडी का इस लिक्विड में है उतना ही लिक्विड ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, यहां से निकल जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी g से और उसको डेंसिटी से, तो क्या निकल जाएगा मेरा? तो वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और ये किसका है? लिक्विड का है, ये ध्यान रखना। रो किसका है? लिक्विड है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है वो उसका वॉल्यूम है। कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी अंदर आएगा, सबमर्ज्ड होगा, वहां से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, तो ये हुआ मेरा टोटल बायनेंसी फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये भी आया किसमें? न्यूटन में। अब ये मत रखना कि रो जी वी न्यूटन कैसे होता है, कैसे होता है? अब ये भी निकाल देंगे। रो का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर क्यूब कट गया, बचा क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो मेरा फोर्स का ये आ गया, यूनिट आ गया। तो बायनेंसी फोर्स मेरा कितना निकला? रो जी इनटू वी, और v कौन सा? लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसी को मत भूलना, और यही मेरा है क्या? जीवन का कर्म, मतलब बायनेंसी फोर्स।
यही है मेरा बायोंसी फोर्स, जो कि इस लिक्विड के द्वारा इस बॉडी पे लगाया जा रहा है, इस लिक्विड के द्वारा इस बॉडी पे लगाया जा रहा है। यही बायोंसी फोर्स कैलकुलेट हो गया है कितना, ρ g v, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ठीक है, इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हट जाते हैं और ये कॉपी में पूरा का पूरा लिख लेना है, वीडियो को यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये टोटल टू टोटल बात यहाँ पे आ जाती है। अब देखो कि आखिर ये बायोंसी फोर्स कहीं पे तो एक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सब जगह एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसा तो नहीं। कोई एक जगह एक्ट करेगा, जहां पे एक्ट करेगा या फिर जहां पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक्ट करेगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी, टोटल टू टोटल हम लिखवा नहीं रहे, कुछ जो भी बात बोल रहे हैं वो अपने से लिख लेना। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, एक पॉइंट है, यहां पे लिख देते हैं, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट where buoyancy force is supposed to act, मतलब जहां पे एक्ट वो कर रहा है या फिर हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर बायोंसी फोर्स इज सपोज्ड टू एक्ट। फिर बायोंसी फोर्स क्या था, बायोंसी फोर्स लिक्विड के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे लगाया गया फोर्स को बोलते हैं बायोंसी फोर्स। अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो बायोंसी फोर्स निकालनी है, कहां पे लगेगा, उसको सेंटर ऑफ बायोंसी हम बोल दिए, तो फिर बायोंसी फोर्स का किस ओर लगेगा, आखिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, बायोंसी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी एक ध्यान से सवाल आ रहा है ना। डायरेक्शन ऑफ बायोंसी फोर्स, डायरेक्शन ऑफ बायोंसी फोर्स। अब ये बताओ हमको तुम कि ये बॉडी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तुम इस बॉडी को यहाँ पे दबाओ, ऐसे करके जब दबाओगे तो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा। जैसे ही छोड़ोगे तो ये बॉडी यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। आखिर ये फ्लूइड इस बॉडी पे इधर से ले जाकर के यहाँ पे फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है, बात को समझो। इस बॉडी को तुम क्या करोगे, हाथ से दबाओ, जैसे ही दबाओगे ना ये डूबने की कोशिश करेगा। जब ये डूबने की कोशिश करेगा, जैसे ही तुम अपना एक्सटर्नल फोर्स बाहर करोगे तो छोड़ दोगे इसको, तो ये बॉडी फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। यानी ये फ्लूइड के द्वारा जरूर ऊपर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, जरूर इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी के ऊपर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ जो बायोंसी फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। क्या कोई इंक्लाइंड पे लग रहा है, मतलब कि इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्या बॉडी का टेल जा रहा है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है बॉडी में। यानी बॉडी में जो मेरा बायोंसी फोर्स का डायरेक्शन होगा वो है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। और इस बात को ना बाबू, इस बात को इन्वर्टेड कॉमा में रख लेना, ये फुल लिटरल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ बायोंसी किसको बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ बायोंसी फोर्स किसको बोलते हैं, बहुत बार पूछ चुका है एसएससी जेईई के एग्जाम में, झारखंड एसएससी में भी पूछ चुका है पिछले एग्जाम में, शायद पिछले एग्जाम में झारखंड एसएससी में पूछ चुका है। जहां तक कि इसरो में भी ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इसरो में, भारत में पूछता है कि बायोंसी फोर्स कितना होता है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिए। मैं क्वेश्चन भी अभी देख लाया हूं, क्वेश्चन निकलवा दूंगा उसके बारे में। तो ये होता है टोटल बायोंसी। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, बायोंसी एक घटना को बोलते हैं, एक फेनोमेना है जिसके अंतर्गत ये फ्लूइड जो है ये बॉडी पे फोर्स लगाने की वजह से इसको फ्लोट करवा देती है पार्शियली या फुल्ली। ठीक है, ये होता है बायोंसी। बायोंसी फोर्स क्या है, आर्किमिडीज ने क्या बोला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि आर्किमिडीज ने ये बोला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा ये बोला गया कि जो बॉडी का वेट है, जो बॉडी को तुम सबमर्ज करना चाहते हो, वो उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका बॉडी का वेट है, उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, मतलब उतना ही वेट के फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आ गया, ये वाला कहानी है आर्किमिडीज का। तो यहां से हम जो फोर्स कौन लगा रहा
से लगा है बॉडी पे, उसी को बोलते हैं हम बायनसी फोर्स। ठीक है, बायनसी फोर्स क्या है, इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी पे लगाया गया फोर्स है। कितना लग रहा है बाबू, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वही तो वेट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो लिक्विड जितना डिस्प्लेस हो रहा है उसी का वेट है, उसका वेट कैसे निकालेंगे, वो g into v करके, ये मेरा बायनसी फोर्स आ गया। टोटल बात, सेंटर ऑफ बायनसी किसको बोलते हैं, जहां ये बायनसी फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर हम मान रहे हैं कि यहां पे एक्ट करेगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायनसी। दूसरा चीज, डायरेक्शन ऑफ बायनसी फोर्स क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। एक चीज और छूट रहा है इसमें कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते किसको है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बोलते हैं जहां पे कि टोटल वेट इज सपोज टू एक्ट। Center of gravity is the point. Center of gravity is the point where total weight of the body is supposed to act. ठीक है, मतलब जहां पे कि बॉडी के पूरे वेट एक्ट करेगा या फिर हम समझेंगे कि वहां पे एक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसको भी लिख देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या किसको बोलेंगे, वेयर, डायरेक्टली लिख देते हैं, वेयर टोटल वेट ऑफ बॉडी इज सपोज टू एक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हुआ सेंटर ऑफ बायनसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ बायनसी। जस्ट एक स्मॉल वीडियो में ये हुआ टोटल सेंटर ऑफ बायनसी। ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देखेंगे यहां पे। ठीक है, इतना ठीक। एक बार मैं और समझा दूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो वेट है बॉडी का, जो उस बॉडी को हम इमर्ज करना चाहते हैं इस फ्लूइड में, वो सेम वेट के फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वेट जो होगा बॉडी को, जिस बॉडी को हम लोग इमर्ज करना चाहते हैं इस फ्लूइड में, वो सेम वेट ऑफ द फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। और वो कितना होगा, बायनसी फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बायनसी फोर्स कौन सा फोर्स है, बायनसी फोर्स इज द फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस फ्लूइड टू द बॉडी, जिसके कारण बॉडी फ्लोट है या फिर फ्लोट करना चाहती है, उसी को बोलते हैं बायनसी फोर्स। और वो कितना होगी, जितना मेरा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसी के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसी के द्वारा ये वाला लाया गया है। ठीक है, मिटाते हैं इसको और एग्जांपल के तौर पे एक रिलेशन देखते हैं हम लोग, एक रिलेशन देखते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे एक रिलेशन देखते हैं हम लोग, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि एक फ्लूइड है, मान लेते हैं वाटर ही है, मान लो ये वाला वाटर का फ्री सरफेस है, ये वाटर का कौन सा सरफेस है, फ्री सरफेस। कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे ये है वाटर, ये है वाटर, इतना वाटर है कि तुम यहाँ डूब सकते हो डायरेक्टली। अब इसमें ना हम एक बॉडी लिए और उस बॉडी का जो शेप है वो कोनिकल है। ठीक है, कोनिकल कुछ इस तरीका से है, कोनिकल कुछ इस तरीका से है, और इस बॉडी का कुछ हिस्सा, इस बॉडी का कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो, कुछ हिस्सा डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा फ्री सरफेस के ऊपर है, मतलब ये पार्शियली फ्लोट कर रहा है। ठीक है,
पार्शियली फ्लोट कर रहा है, कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से है। जो बॉडी अंदर में है, जितना बॉडी अंदर में है उसका हम हाइट मान लेते हैं h, और वो h होगा स्मॉल h, ठीक है। और जो मेरा फुल बॉडी का जो हाइट है, फुल बॉडी का जो हाइट है उसको मान लेते हैं हम कैपिटल H, उसको मान लेते हैं हम कैपिटल H। और इसके रेडियस को हम ले लेते हैं यहाँ पे, रेडियस को लेते हैं यहाँ पे R, कैपिटल R। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि ये है पानी, ये है पानी का फ्री सरफेस, इसमें हम लोग एक कोनिकल शेप का बॉडी को संलग्न करना चाहते हैं। जब हम संलग्न करना चाहें तो इसका इतना हिस्सा जिसका की हाइट h है वो यहाँ पे इमर्ज हुआ, बाकी का ऊपर लग गया, मतलब पार्शियली फ्लोट हुआ। तो बताइए कि ये हाइट h और ये हाइट h के बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन between height h and small height h? कैसे निकालेंगे? जस्ट बायनेंसी फोर्स के कारण ही तो ये ऐसा है। कौन वो कम वक्त है इसको ऐसा बोल रहा है कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो? कौन है वो है पानी, वो है वाटर। वो क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ पे फुल्ली नहीं आ सकते हो, तुमको हम थोड़ा सा चलो बेरहमी मतलब रहम कर दिए, थोड़ा सा आने देते हैं लेकिन इतना नहीं आने देते। ऐसा बोला क्यों बोला? इस पानी में ताकत है। कौन सा ताकत है? बायनेंसी फोर्स नाम का ताकत है। इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी है, सब लोग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये एक ऐसा ताकतवर चीज है जिसके कारण ये बोल सकता है कि तुम अंदर ना आओ, और वो ताकत को कहते हैं क्या चीज? बायनेंसी फोर्स। और उस बायनेंसी फोर्स और इस घटना को क्या बोलते हैं? बायनेंसी बोलते हैं। इस एग्जांपल में था तो बायनेंसी फोर्स लगा इससे, तो बायनेंसी फोर्स कितना आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से लगेगा? बायनेंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब कितना मेरा लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हो रहा है वेट, इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। इतना मेरा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इतना वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो रहा है, और वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। बात को समझे? कितना वॉल्यूम ऑफ वेट, कितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो रहा है? तो इतना हो रहा है। कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो रहा है? इतना हो रहा है। बात को समझो, इतना हो रहा है। और ये लिक्विड का जो वेट है जो कि डिस्प्लेस्ड हो चुका है वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ दिस बॉडी के बराबर होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम आर्किमिडीज, अब वो आर्किमिडीज मान लो दिया हुआ है तो कौन सॉल्व करवाएगा? आर्किमिडीज ही करवाएगा। तो फ्रॉम आर्किमिडीज क्या हम लोग बोल देंगे? क्या हम लोग बोल देंगे डायरेक्टली? वेट ऑफ, या फिर डायरेक्टली बोलते हैं कि बायनेंसी फोर्स जो कि Fp है इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और जो कि किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। तो कितना है वो? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होता है? रो जी इंटू वी। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसे रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू, ये किसका है? ये है लिक्विड का। अगर सेम चीज रो जी इंटू वी किसका ये हो जाएगा? बॉडी का हो जाएगा, बॉडी का। अब यहां पे बताओ कि क्या रिलेशन आएगा? ठीक है। तो क्या रिलेशन आएगा मेरा? हम ये मान करके चलते हैं कि इसका वॉल्यूम, मान लो यहाँ पे एक चीज और मानना पड़ेगा यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे जो मेरा ये ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है जो कोन है उसका यहाँ पे ना रेडियस, यहाँ पे कैपिटल आर था तो यहाँ पे रेडियस स्मॉल है। ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो हमको h और h के बीच में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रो जी
into volume displaced is equals to rho g into volume of the body। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं rho g वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h यही होता है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई r कौन सा होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड इतना ही क्वेश्चन कर रहा है ना, तो स्मॉल r लेंगे हम लोग पाई/3 1/3 सॉरी rho g 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू हाइट h, कौन सा हाइट लेंगे, स्मॉल h लेंगे हम लोग, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू रो, ये किसका है, ये लिक्विड का है, ये बॉडी का है, रो इनटू जी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना होगा, बॉडी का पूरा वॉल्यूम 1/3 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इनटू कैपिटल H, ऐसा होगा वॉल्यूम डायरेक्टली कौन का 1/3 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इनटू कैपिटल H। समझ में आ गया, यहां तक निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हम G और G को कैंसिल कर सकते हैं। चलो रो को हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रो ऑफ द लिक्विड है, यहाँ पे रो ऑफ द बॉडी है, तो G और G को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, रो ऑफ लिक्विड L लिख देते हैं यहाँ पे, रो ऑफ लिक्विड और 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और पाई दोनों कैंसिल होगा। रो ऑफ लिक्विड r स्क्वायर इनटू h, r स्क्वायर इनटू h इज इक्वल्स टू रो ऑफ बॉडी r स्क्वायर इनटू h, कैपिटल R स्क्वायर इनटू h। कुछ इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, कुछ इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। अगर तुमको रो ऑफ लिक्विड मान लो दिया हुआ है, लिक्विड का ऐसे भी अगर पानी भी हो तो 1000 होता है डेंसिटी, और मान लो बॉडी का भी कुछ डेंसिटी दिया हुआ है तुम्हारा, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली ये दिया हुआ है तो h और h के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अगर रेडियस दोनों दिया हुआ है तो दोनों रेडियस अगर दिया हुआ है, दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है तो h और h के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और वैसे भी ये कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में कुछ रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है यहाँ पे कि कैसे डायरेक्टली यहाँ पे मान लो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, जस्ट यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला कैपिटल R है, ये वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला है स्मॉल r, ये वाला स्मॉल है, ये वाला है कैपिटल, ये पूरा का पूरा हाइट h है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक का हाइट क्या है, स्मॉल h है। तो दोनों का सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग एक रिलेशन लिख सकते हैं, और वो रिलेशन कैसा होगा, वो रिलेशन होगा तुम्हारा कि h कैपिटल H डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां पे भी हाइट लेंगे स्मॉल h डिवाइडेड बाय स्मॉल r। यहां से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब कैपिटल H डिवाइडेड बाय, इस ट्रायंगल से ऐसे प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल का जिसमें कि सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग इसका हाइट ले रहा है, इसका भी हाइट लीजिए, इसका रेडियस ले रहा है, इसका रेडियस लीजिए, दोनों का प्रोपोर्शन सेम होगा। मतलब h by r इज इक्वल्स टू स्मॉल h by स्मॉल r, ये होगा प्रॉपर्टी। ये दोनों से तुम्हारा दोनों का रिलेशन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, r इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, h by h into r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल h into स्मॉल h डिवाइडेड बाय कैपिटल H into रेडियस स्मॉल कैपिटल R, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ r की जगह पे जस्ट वही चीज को अगर पुट कर देंगे तो और सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर और तुम पुट करोगे तो रो ऑफ लिक्विड r की जगह पे क्या ले आओ, h डिवाइडेड बाय h into r का स्क्वायर into small h is equals to rho of body r square into h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर को काट दें, ये ब्रैकेट है तो ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर काट देते हैं डायरेक्टली, ये वाला r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर काट दिए डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा h स्क्वायर, मतलब स्मॉल h का स्क्वायर इनटू h है तो h का क्यूब हो जाएगा, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रो ऑफ लिक्विड इनटू h क्यूब, और ये कैपिटल H नीचे है, ये ध्यान रखना कैपिटल H नीचे है तो कैपिटल H का स्क्वायर ये इधर जाकर के इस H से मल्टीप्लाई
कैपिटल एच का क्यूब हो सकता है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे रो ऑफ बॉडी इनटू कैपिटल एच इनटू क्यूब। और यही मेरा रिलेशन आ गया, यही तो फाइंड आउट करना था, क्या आया, रो ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल एच का क्यूब इज इक्वल्स टू रो ऑफ बॉडी इनटू कैपिटल एच का क्यूब। कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कि कैपिटल एच और स्मॉल एच में क्या फर्क होगा। हम ये रिलेशन इसलिए निकाल रहे हैं, इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर तुमको रो ऑफ लिक्विड और रो ऑफ बॉडी मालूम है तो तुम ये बता सकते हो कि कितना हिस्सा तुम्हारा इस बॉडी का डूबेगा, समझो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। तुम ये जान रहे हो कि मेरा जो बॉडी है वो कितना हिस्सा यहाँ पे डूबेगा। ठीक है, चलो कोई आ गया था, देखो फिर से यहाँ पे, हाँ क्या यहाँ पे था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड एच। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, यहाँ से हम लोग ये चीज सीख रहे हैं ना कि यहाँ पे तुमको क्या चीज फाइंड आउट करना है। तुमको जो बॉडी लिए हो उसका तो हाइट तुमको मालूम है ना, तुम बॉडी लिए हो तो तुमको हाइट उसको मालूम है। तुम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हो, स्मॉल एच, और स्मॉल एच क्या दिखा रहा है कि कितना हिस्सा तुम्हारा बॉडी का इस फ्लूइड में इमर्ज कर रहा है, मतलब डूब रहा है। अब इससे इंटरेस्टिंग थिंग और क्या हो, इसलिए हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि ये बहुत ही फ्लूइड मैकेनिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह जो पानी में जो जहाज चल रहा है ना, जो तैर रहा है, जो चल रहा है पानी में जहाज, उसको भी हम लोग यहाँ से ही इसी थ्योरी से, इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हैं कि उस जहाज का कितना हिस्सा पानी के अंदर रहेगा और उस जहाज का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा। यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, इसी थ्योरी से। इसलिए हम एक एग्जांपल तुम लोगों को निकाल के दिखा दिए, इस कोन के चलते कितना, इस कोन का बॉडी के चलते, इस कोन के बॉडी के वेट के चलते कितना हिस्सा इस बॉडी का इस पानी में डूबेगा। यहाँ से ये कितना इंटरेस्टिंग बना, ठीक है। तो इस बात को पूरा का पूरा जो समझे हो, इस एग्जांपल को पूरा का पूरा 5 स्टार रेटेड के द्वारा इसको लिख लो और लिख लेने का कृपा करो, जल्दी से लिखो, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डायरेक्टली, और इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है एक तो इस बुक का एग्जांपल ही है ये, ठीक है। ये वाला लिखिए, ये वाला सब लिखना, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा ये मेरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मेरा होगा। पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद समझे कि वो बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन तुम लोग भी जस्ट कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, find the volume of water displaced and position of center of buoyancy and position of center of buoyancy, position of center of buoyancy। इसमें ना बहुत सारा चीज का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ बायोन्सी कहां पे ऐड करेगा, वो तो पता है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी कहां पे ऐड करेगा, तो इसमें पूरा रियल फिगर टाइप का न्यूमेरिकल, इसलिए न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। एंड पोजीशन ऑफ
center of buoyancy for a wooden block, for a wooden block, for a wooden block of width 2.5 mm, 2.5 mm meter पे meter, and the depth is and the depth is 1.5 meter. ठीक है? When it floats horizontally in water, when it floats horizontally in water, when it floats horizontally in water, the density of wooden block is 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ दिस बॉडी 6 मीटर दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है? 650 kg पर मीटर क्यूब। कुछ इस हिसाब से, और फिगर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये है बॉडी, ये है फ्री सरफेस, और ये है पानी में, और पानी में कितना हिस्सा डूबा हुआ है ये भी तुमको निकालना है, और सेंटर ऑफ बायोन्सी कितना होगा ये भी निकालना है। इसमें ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के जरिए हमने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ बायोन्सी का कहां पे एक्ट करेगा हम फिगर के जरिए नहीं बता रहे थे। इसमें यहाँ पे टोटल इस कॉन्सेप्ट के जरिए बताएंगे, इस क्वेश्चन के जरिए। क्वेश्चन इस तरह है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब ये बॉडी ना इस वाटर में डिस्प्लेस हुआ, सॉरी इस वाटर में इमर्ज हुआ, तो इमर्ज हुआ तो इतना वॉल्यूम देखो यहां से लेकर के यहां तक ऐसे इतना वॉल्यूम ये इस वाटर का डिस्प्लेस किया, तो वही निकालना है कि उतना वॉल्यूम जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस किया वो कितना होगा, ठीक है? कितना होगा, एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी, और सेंटर ऑफ बायोन्सी कितना होगा, ठीक है? सेंटर ऑफ बायोन्सी कौन से पोजीशन पे होगा और यहां से कितना होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है? उसका पोजीशन क्या होगा। फॉर ए वुडन ब्लॉक, एक वुड का ब्लॉक है, लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक है, जिसका की विड्थ 2.5 मीटर है, ये है देखो 2.5 मीटर, ठीक है? एंड द डेप्थ इज 1.5 मीटर, मतलब ये है डेप्थ 1.5 meter. When it floats horizontally in water, length is 6 meter and density of body is 650 kg per meter. ठीक है? अब हम यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या सीखे हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो एक ही चीज सिखाया है कि जो मेरा वेट ऑफ द बॉडी होगा ना वो इक्वल होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख देंगे by Archimedes principle के हिसाब से क्या है, weight of the body is equals to weight of the liquid displaced। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो weight of the body कितना हो जाएगा, रो जी इंटू वी, वॉल्यूम वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, रो जी इनटू वॉल्यूम, जितना डिस्प्लेस हुआ होगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि रो ऑफ बॉडी जी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू रो ऑफ लिक्विड जी इनटू वॉल्यूम, कितना डिस्प्लेस हुआ उसका ऑफ द लिक्विड, ठीक है? हमको क्या निकालना है, पहला में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब ये वाला टर्म निकालना है, ठीक है? इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रो ऑफ बॉडी क्या हुआ है, बॉडी का वेट दिया हुआ है 650, डायरेक्ट वेट था 650, जी और जी कैंसिल हो सकता है क्या, हो सकता है, चीज सेम है। वी वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, ये एक क्यूबिक शेप का टाइप का है, क्यूबिक नहीं है, मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, उसका लेंथ है, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक लेंथ है, तो सब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम L into D into H, ठीक है? लेंथ कितना है 6 मीटर, विड्थ कितना है 2.5 और हाइट कितना है 1.5, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका
2.5 into 1.5, दिस इज क्रॉस सेक्शन, इनटू लेंथ कर दो, लेंथ कितना है 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से मेरा आ गया इज इक्वल्स टू रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड कितना है पानी ही है, तो 1000 हो जाएगा उसका। सोचना क्या है इसमें, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो यहां से डायरेक्टली इस क्वेश्चन का निकल गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 650 into 2.5 into 1.5 into 6, और जितना आएगा मीटर क्यूब में लिख देना आंसर, जितना भी आएगा मीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जितना भी आएगा मीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग तो अब है, जो कि हम फिगर के द्वारा सेंटर ऑफ बायोप्सी को नहीं बताए थे, वो यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, अब बताओ इनको कि ये क्या है, ये जो निकाले हैं जितना भी मीटर क्यूब आएगा वो निकाले क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब ये जो वॉल्यूम है वो ये वाला पोजीशन है, यहां से देखो तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही वाला वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है। ये वाला जो वॉल्यूम है बॉडी का, वो ये वाला जो वॉल्यूम है बॉडी का वो तो इस लिक्विड के ऊपर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। मतलब कि अगर बॉडी का वॉल्यूम, मतलब कि अगर इस बॉडी का वॉल्यूम यहां से यहां तक फाइंड आउट हो जाता है तो हमको ये वाला हाइट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम तुमको मालूम है इक्वल टू किसको कर देंगे, इक्वल टू इस डूबे हुए पार्ट को बॉडी का। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे, फ्रॉम नेचर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जितना आया होगा उसको किसको इक्वल कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, अब वो क्यों निकल रहे हैं बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मान लो कि यहाँ पे x मीटर क्यूब आ गया है तो यहाँ पे लिख देंगे x मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी की। कैसे आएगा, विड्थ मालूम है, तुमको लेंथ नहीं मालूम है अंदर का, जो लेंथ मालूम है केवल ये वाला हाइट मालूम है, यदि यहाँ से हाइट निकल जाएगा। अगर इस हाइट का मान लो h हम लोग ले लेते हैं नाम, तो 2.5 विड्थ इनटू लेंथ, 2.5 into 6 that is length into width into height, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, इतना ही पार्ट सबमर्ज हुआ है ना, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2.5 into 6 मीटर स्क्वायर। तो मेरा डायरेक्टली यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा मीटर में, x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर देना, तो मेरा हाइट निकल जाएगा यहाँ से मीटर में। हम टोटल को सॉल्व नहीं करें, तो अपने से कर लेना, अपने से कुछ करना चाहिए। तो हाइट ऑफ किसका आया, मेरा बॉडी कितना पार्ट सबमर्ज्ड हो रहा है, तो ये बताइए इसमें कि मेरा पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बायोप्सी कितना होगा। तो सेंटर ऑफ बायोप्सी कहां होता है, एक्ट जस्ट जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है ना लिक्विड का, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोप्सी। तो कितना होगा सेंटर ऑफ बायोप्सी, एक रेक्टेंगल का h/2 होता है, h/2 होता है, यानी मेरा जो सेंटर ऑफ बायोप्सी है वो होगा ये वाला, और यहां से कितना दूरी पर होगा, h/2, और वो कौन सा h है, स्मॉल h/2 है। यही है कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ बायोप्सी का, इसलिए ये क्वेश्चन करवाए हैं। ध्यान से समझो, सेंटर ऑफ बायोप्सी बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना पार्ट लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, इतना ही पार्ट हुआ है, इतना ही पार्ट ना, ये पार्ट तो ऊपर है लिक्विड का, इतना पार्ट जो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायोप्सी। जबकि अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होल बॉडी को निकालेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जो कि थोड़ा सा कुछ ऊपर आएगा इससे। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ऊपर आएगा कुछ इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ बायोप्सी h/2, कहां से, यहां से यहां तक। ठीक है, तो h/2 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोप्सी, यहां पे लिख देते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोप्सी इज इक्वल्स टू फ्रॉम लोअर एंड ऑफ
from lower end of the block wooden block is equals to h by 2। तो मेरा जो आएगा ना वहां पर y आया तो y by 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से निकाल सकते हो तुम लोग, नहीं लिखना है निकाल सकते हो, कंक्लूजन लिख लेना और इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, इसको जल्दी से उतार लो। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लो और जल्दी से उतार लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो बोल सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है? सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब जितना भी पार्ट लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उस बॉडी को सबमर्ज होने के कारण उसका जो सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसको बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं मेटा सेंटर की तरफ। ये हुआ बायोन्सी का एक कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग डायरेक्टली समझते हैं कि मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होता है। मेटा सेंटर एंड मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होता है। अब यहाँ पे मेटा सेंटर को भी समझने के लिए ना एक एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मेरा ना फ्री सरफेस है। ठीक है, यहां से यहां तक फ्री सरफेस है। इसके नीचे क्या है? वाटर हम लोग ले लिए हैं, एक फ्लूइड ले लिए हैं जिसका नाम है वाटर। एक फ्लूइड लिए हैं जिसका नाम क्या है? वाटर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं ना कि एक बॉडी लाते हैं, उसको सबमर्ज करवाते हैं। सबमर्ज कुछ इस तरह से है यहाँ पे कि चलो ये हुआ सबमर्ज बॉडी। ठीक है, ये जो सबमर्ज हुआ यहाँ पे, ये पार्शियली सबमर्ज हुआ। पार्शियली सबमर्ज करने का क्या मतलब है कि थोड़ा सा कुछ ऊपर का पार्ट फ्री सरफेस के ऊपर रहेगा और नीचे वाला हिस्सा कुछ पार्ट यहाँ पे वाटर में इमर्स रहेगा। मतलब कुछ पार्ट ऊपर रहेगा फ्री सरफेस के, कुछ पार्ट फ्री सरफेस के नीचे रहेगा। उसी को बोलते हैं पार्शियली फ्लोट करना। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे कहाँ पे है, और दूसरा बात क्या देखेंगे सेंटर ऑफ बायोन्सी कहाँ पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? जहां पे कि इस पूरे बॉडी के वेट को एक्ट करवाया जा सके, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? इस हाइट के जस्ट आधा, यानी कुछ इस तरीका से यहां पे होगा। ये हुआ मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका हाइट का आधा होगा जी। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है? सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है कि कितना जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका आधा, मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए? फॉर लिक्विड डिस्प्लेस्ड। फॉर कितना कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? वो होता है सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो यहाँ पे कितना पार्ट लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ है? जस्ट कितना पार्ट हुआ है इस बॉडी का इतना ही पार्ट ना कर पाया है वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड। तो इसका आधा होगा क्या चीज? ये हुआ सेंटर ऑफ बायोन्सी दैट इज बी। ये हुआ सेंटर ऑफ बायोन्सी दैट इज बी। ठीक है, इतना चीज समझ लीजिए। ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फुल का हाफ, और सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगा? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, जितना पार्ट डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका आधा यहाँ पे ये पॉइंट होगा, वो होगा सेंटर ऑफ बायोन्सी। मतलब कि क्या होगा सेंटर ऑफ बायोन्सी का मतलब? इसी पॉइंट पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि मेरा जो बायोन्सी फोर्स है इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। मतलब कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, एबी बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। ये वर्टिकली अपवर्ड होता है, ये भी हम लोग देखे थे वीडियो में।
तो पीछे करके बैक करके देख लेना। बायनेंसी फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड टू द सेंटर ऑफ बायनेंसी। ये कौन सी पॉइंट है यहाँ पे लगे। चलो इतना तो हम सीखे। दूसरा बात, इसको क्या करते हैं, इसी बॉडी को टिल्ट करवाते हैं, इसी बॉडी को टिल्ट करवाते हैं कुछ एंगल से। जब टिल्ट करवाएंगे ना तो कुछ इस तरीका से दिखेगा, कुछ इस तरीका से दिखेगा, कुछ इस तरीका से दिखेगा। अब ये बताओ कि टिल्ट होने के बाद भी क्या सेंटर ऑफ बायनेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा? टिल्ट किया, ये यहाँ पे था, सेंटर ऑफ बायनेंसी पहले यहाँ था, यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे वही चीज आ जाएगा सेंटर ऑफ बायनेंसी, लेकिन मेरा जो पहले से फोर्स लग रहा था वो एक भी इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग लग रहा था, और मेरा जो सेंटर ऑफ बायनेंसी लगता है वो वर्टिकली अपवर्ड लगता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहीं पे था कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे पहले प्रीवियस वाला बायनेंसी फोर्स लेते हैं, आफ्टर टिल्टिंग अलग लेंगे। आफ्टर टिल्टिंग ये वाला होगा बायनेंसी फोर्स मेरा, बी डैश मान लेते हैं, इसको बी ही छोड़ देते हैं पहले का, और इसी की और मेरा बायनेंसी फोर्स लगा था एफ बी। ठीक है, इसी को क्या करेंगे ना, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ इसी लाइन को क्या कर देंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये हुआ सेंटर ऑफ बायनेंसी नया वाला के लिए, किसके लिए, जब बॉडी थीटा एंगल से टिल्ट किया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक ही जगह होगा बाबू, यहाँ पे होगा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ना इसका भी एक लाइन निकाल दो, ये वाला लाइन जो पुराना वाला मेरा सेंटर ऑफ बायनेंसी था उसका वर्टिकली जो मेरा बायनेंसी फोर्स लगा था उसी को आगे बढ़ाएं, तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। दूसरा लाइन कहां से ड्रॉ करना है, बॉडी को टिल्ट करने के बाद, बॉडी को टिल्ट करने के बाद जो मेरा सेंटर ऑफ बायनेंसी आया और जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया उसको मिलाकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा मेरा मेटा सेंटर। वो मेरा क्या होगा, मेटा सेंटर। देखो ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये मेरा क्या हुआ, मेटा सेंटर, ये हुआ एम। तो फिर डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं क्या कि मेटा सेंटर क्या है। मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर एक पॉइंट है, मेटा सेंटर एक पॉइंट है जहां से कि हम लोग ये मानते हैं कि एक बॉडी अगर ऑसिलेट करती है तो उसी पॉइंट के अबाउट करती है। मतलब कि मेटा सेंटर इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, it is a point from where जहां से कि a body can oscillate, a body can oscillate, मतलब जहां से कि ये बॉडी ऑसिलेट करना चाहेगी या फिर ऑसिलेट कर सकेगी। जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बॉडी, जिस पॉइंट के अबाउट मेरा ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर इज ए पॉइंट अबाउट व्हिच ए बॉडी कैन ऑसिलेट, या फिर फ्रॉम वेयर ए बॉडी कैन ऑसिलेट। फ्रॉम वेयर की जगह पे क्या लिख सकते हो, अबाउट व्हिच भी लिख सकते हो, अबाउट व्हिच ए बॉडी कैन ऑसिलेट। और वो कैसे आया मेटा सेंटर, मेरा जो पुराना बायनेंसी था उसको एक लाइन एक्सटेंड किए, और आफ्टर टिल्टिंग जो मेरा ये वाला लाइन है सेंटर ऑफ बायनेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो मिलाता है वो वाला लाइन दोनों जहां इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। ये हुआ मेटा सेंटर। ठीक है, मेटा सेंटर देखिए। और मेटा सेंटर क्या होता है, इट इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर या फिर अबाउट व्हिच ए बॉडी कैन ऑसिलेट। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, मेटा सेंटर इज ए पॉइंट अबाउट व्हिच ए बॉडी कैन ऑसिलेट। मतलब मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से कि मेरा बॉडी ऑसिलेट कर सकता है, या फिर जिस पॉइंट के अबाउट मेरा बॉडी ऑसिलेट कर रहा है। मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मेरा बॉडी ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखो मेटा सेंटर हम लोग फाइंड करेंगे, मेटा सेंटर हम लोग फाइंड करेंगे what is metacentric height। फिर metacentric height भी हमको फाइंड आउट करना होगा। what is metacentric height, what is metacentric height, metacentric height क्या है, metacentric height क्या है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ना, जिसको जी बोले हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे कि पूरे बॉडी के वेट, जहां पे कि पूरे बॉडी के वेट
ग्रेविटी एज्यूम कर रहा है कि यहीं पे एक्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां से लेकर के जो मेरा मेटा सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक हाइट। कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू मेटा सेंटर तक। मतलब इसको क्या बोल देंगे, G to M, मतलब GM। समझ आ गया, GM को क्या बोल देंगे, मेटा सेंट्रिक हाइट। GM मेरा मेटा सेंट्रिक हाइट होता है। तो GM का मेटा सेंट्रिक हाइट पता है, इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो GM इक्वल्स टू क्या होगा, GM निकालना है, हम मेरा केस क्या है, B डैश इनटू M है, मतलब B डैश टू M माइनस अगर B डैश टू G कर दें, B डैश M माइनस B डैश G, अगर ये कर दिया जाए, अगर ये कर दिया जाए, अगर ये कर दिया जाए B डैश M माइनस B डैश G, अगर कर दिया जाए तो GM निकल जाएगा, GM निकल गया। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है O, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या, हम क्या मान लेते हैं, इस बॉडी का टोटल हाइट h है, इस बॉडी का कैपिटल H है टोटल हाइट, और जितना इमर्स्ड किया है ना उसका हाइट कितना है, स्मॉल h है। हम क्या माने हैं, इस बॉडी का पूरा हाइट कैपिटल H है और जितना इमर्स्ड किया है उसका हाइट स्मॉल h है। ठीक है, ये हम मान लिए, हमको क्या पता नहीं है कि कितना हाइट इमर्स्ड किया है, उसको स्मॉल h से मान लिए। ठीक है, GM इक्वल्स टू B डैश M माइनस B डैश G। अब B डैश M तो हमको मालूम है, लेकिन B डैश G नहीं मालूम है, मतलब B डैश G मालूम नहीं है, यानी इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, यही मेरा हाइट है, अगर ये हाइट है तो G कितना होगा, यहाँ से इसका आधा होता है, इसका हाइट का आधा, मतलब h/2 होगा, मतलब OG माइनस OB डैश अगर लिखते हैं B डैश B को, यहाँ पे देखो B डैश M को B डैश M लिख देते हैं और B डैश G को लिख देते हैं, B डैश G को OG माइनस OB डैश। अगर ऐसा लिख देते चलेगा, मतलब OG माइनस O इनटू B डैश, ऐसा लिखने से चलेगा। अगर हमको निकालना क्या था, B डैश इनटू G, B डैश G निकालना था, तो OG माइनस OB डैश अगर हम माइनस कर देंगे तो O डैश G निकल जाएगा। ठीक है, अब OG मेरा क्या है, यहाँ पे यहाँ O है। ठीक है, O इनटू G, OG क्या है मेरा, O इनटू G नहीं, मतलब OG क्या है, OG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट, कहां से, नीचे से, तो कितना होगा है, ये कैपिटल H/2 होगा, यहाँ पे OG को डायरेक्ट कैपिटल H/2 लिख सकते हैं, माइनस OB डैश या फिर OB कितना होता है, वो कितना होता है, सेंटर ऑफ बैलेंसी कितना होता है, जितना हाइट मेरा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, जितना हाइट उसका डिवाइड बाय 2 हुआ, तो हाइट कितना माने स्मॉल h, तो स्मॉल h/2 हो जाएगा, स्मॉल h/2 माइनस B डैश M, जो B डैश M है इसका एक डेरिवेशन किए, डेरिवेशन अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बाद में करवा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है जेईई वगैरह के हिसाब से। तो B डैश M को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि I मतलब I डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रहा है ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसको बोलते हैं B डैश M को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है इसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूं। B डैश M को क्या लिख सकते हैं, I ऑफ फ्री सरफेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस h/2 माइनस स्मॉल h/2, ये मेरा क्या आ गया, GM, और इसी को हम लोग बोलते हैं GM को मेटा सेंट्रिक हाइट। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होगा डायरेक्टली, और ये बात मत भूलना कि ये 4 स्टार 5 स्टार रेटेड है, 4 स्टार 5 स्टार रेटेड है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा कि फाइंड आउट मेटा सेंट्रिक हाइट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा फाइंड आउट मेटा सेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंट्रिक हाइट इक्वल टू क्या होता है, इस बॉडी का फ्री सरफेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, इसके बाद वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया डिवाइड कर देंगे, माइनस पूरे बॉडी के हाइट का 2 माइनस पूरे बॉडी के हाइट का 2 माइनस स्मॉल h/2, स्मॉल h क्या है, सेंटर ऑफ बैलेंसी का हाइट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे मेरा मेटा सेंट्रिक हाइट निकल जाएगा,
चलो इसको भी निकाल दो, पूरे अच्छे से समझ लो कैसे कैसे क्या। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गए हैं। यही है मेरा मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट यही है मेरा मेटासेंट्रिक हाइट। फिर से बता देते हैं एक बार कि मेटासेंटर क्या है। मेटासेंटर इज ए पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी कैन ऑसिलेट। मतलब मेटासेंटर एक पॉइंट है जिसके अबाउट मेरा बॉडी ऑसिलेट कर सकता है। मेरा बॉडी जो ऑसिलेट कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेटासेंटर। मेटासेंटर इज ए पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी कैन ऑसिलेट। ठीक है, चलो लिख लिए होंगे उम्मीद है। स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके किसी भी तरीके से लिख सकते हो मेटासेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट को अपनी कॉपी में, और इस पे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जहां तक ये भी पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ बयान्सी का हाइट क्या होगा, ऐसा भी करते हैं। जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि बयान्सी चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। उस चीज को जो पानी में या फिर किसी फ्लूइड में डूबने की कोशिश हो रहा है या फिर इमर्स हो रहा है या फिर फ्लोट कर रहा है, उससे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि शिप है, शिप क्या कर रहा है? पानी में फ्लोट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी को भी हमको जानना जरूरी है कि कितना स्टेबल होगा, कैसे स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का क्या कंडीशन होगा, सारे चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो ये टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। कब होगा? स्टेबिलिटी कंडीशन कैसे लिखते हैं? स्टेबिलिटी कंडीशन सबसे पहला 3 टाइप का होता है स्टेबिलिटी। सबसे पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा, और तीसरा न्यूट्रल। जैसे कि ना इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये एक बॉल है, मान लो कि ये एक इस शेप का बर्तन है या फिर कुछ भी, मान लो इस पे यहाँ पे बॉल है, ये बॉल है। अगर इस बॉल को यहाँ पे भी ले जाकर के छोड़ते हो, तो जैसे ही छोड़ोगे ना, यहाँ पे आकर के वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से इसी पोजीशन पे आकर रुकेगा। कुछ भी इसको डिस्टर्ब करो, अपने इसी पोजीशन पे आकर रुकेगा। अगर कुछ ऐसा है तो इसी को बोलते हैं स्टेबल। अगर कुछ ऐसा है तो उसी को बोलते हैं क्या? स्टेबल। अगर इसी कढ़ाई को जस्ट इस तरह से उल्टा किया जाए और ये बॉल है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा सा अपने पोजीशन से डिस्टर्ब कर दो, जैसे डिस्टर्ब करोगे ये इधर उधर फिर से ही अपने पोजीशन से कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? अनस्टेबल। इसी को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। और एक होता है न्यूट्रल। जैसे कि फ्लैट सरफेस है, अब यहाँ पे एक बॉडी है, बॉल है, अब इसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, यहाँ पे आ जाओ, ये अपने पोजीशन में नहीं रहेगा, मतलब स्टेबल भी नहीं है, प्लस में एक ऐसा पोजीशन में भी नहीं है कि अनस्टेबल है, जस्ट अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, यहाँ पे भी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल। मतलब कि ना तो ये स्टेबल है ना तो अनस्टेबल है, ये है न्यूट्रल पोजीशन। तो यह एग्जांपल से समझ सकते हैं कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल किसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला लिख लो, ये वाला तीनों पॉइंट लिख लो जल्दी से। इसके बाद बताते हैं कि स्टेबिलिटी कंडीशन मेटासेंटर में क्या होता है। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसी तरह लिख लो। इसके बाद होगा ये हुआ स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का एक एग्जांपल है। अब स्टेबल किसको बोलेंगे, अनस्टेबल किसको बोलेंगे, जस्ट एक एग्जांपल पे यहाँ देखो, जस्ट वही वाला एग्जांपल यहाँ पे। ये है मेरा फ्री सरफेस, ये मेरा है लिक्विड। ठीक है, ये मेरा लिक्विड है और इस लिक्विड में ये बॉडी कुछ इस तरह से सबमर्ज्ड कर रही है। मान लेते हैं कि ये मेरा टिल्टिंग बॉडी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा बॉडी टिल्ट कर गया है। ये है मेरा मेटासेंटर। मान लेते हैं एक में मेटासेंटर ये है। ठीक है, दूसरा बॉडी भी बनाते हैं यहाँ पे।
और इसका मेटा सेंटर, इसका सेंटर ऑफ बायोन्सी मान लो ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और मेटा सेंटर ये है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, और ये जो मेटा सेंटर है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है, और यहाँ पे है सेंटर ऑफ बायोन्सी। दोनों कंडीशन को समझो। कंडीशन कुछ इस तरीका से है, कंडीशन कुछ इस तरीका से है, कंडीशन कुछ इस तरीका से है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी इसमें यहाँ पे है, सेंटर ऑफ बायोन्सी कुछ यहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और मेटा सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ इस तरीका से, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे ही क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये बताओ कि इसके फोर्स कहां पे लग रहा है, जो बायोन्सी फोर्स है वो कहां पे लग रहा है। ये तो बी को क्या है, ये तो बी नहीं है, बी डैश है, बी डैश मतलब आफ्टर टिल्टिंग बायोन्सी फोर्स यहां पे है। असली जो मेरा बायोन्सी फोर्स था वो यहां पे लग रहा था, असली जो मेरा बायोन्सी फोर्स था वो यहां पे लग रहा था। ठीक है, असली बायोन्सी फोर्स लग रहा था, तभी नहीं ये वाला लाइन को हम यहाँ पे ऐसे किए थे, तो कटा ये दोनों ला करके ये मेरा मेटा सेंटर हाइट हो गया। इस केस में क्या है, इस केस में मेटा सेंटर हाइट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे आने का मतलब सेंटर ऑफ बायोन्सी कुछ मेरा टिल्ट होने के पहले ये वाला होगा, ये मेरा बीएस है आफ्टर टिल्टिंग सेंटर ऑफ बायोन्सी, और ये मेरा सेंटर ऑफ बायोन्सी, तभी ना ये वाला यहाँ पे ऐसे मर्ज किया, तभी ना ये वाला यहाँ पे जाकर मर्ज किया, तो ये वाला जो कटा वो मेटा सेंटर है। हम यहाँ पे दो कंडीशन ले रहे हैं, एक कंडीशन में जी मेरा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर इससे ऊपर है। मेटा सेंटर कैसे बनता है, इस बायोन्सी फोर्स जो है बिना टिल्ट किए, ये जो मेरा बायोन्सी फोर्स है उसी को हम एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन से जो कटता है वो मेरा मेटा सेंटर होता है। तो यहाँ मेटा सेंटर ये है, यहाँ पे मेटा सेंटर हम जी के नीचे रखते हैं, जी के नीचे रखते हैं एम को, मेटा सेंटर को जी के नीचे रखते हैं। जब एम को जी के नीचे रखते हैं तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कुछ यहाँ का होगा, इसी को एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तो मेरा ये वाला लाइन को काटता है उसको मेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला मेरा सेंटर ऑफ बायोन्सी हो गया। और दोनों कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन में कुछ इस प्रकार देखो यहाँ पे कि मेरा इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मेरा इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान से समझो स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन के लिए। एक केस में क्या किया है, मेटा सेंटर हाइट को जी के ऊपर रखे हैं, दूसरा केस में मेटा सेंटर हाइट को जी के नीचे रखे हैं, जिसके कारण बी को यहां करना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ हमको इस बॉडी का वेट कहां पे लगेगा, इस बॉडी का टोटल वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से लगेगा। ठीक है, जब कुछ इस तरीका से यहां पे लगा बॉडी का वेट और बायोन्सी कुछ इस तरीका से लगा, तो दोनों का पोजीशन देखो, जी कुछ यहाँ पे है, बी कुछ यहाँ पे है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये है एफ ऑफ बी और ये है वेट, ये है वेट और है बायोन्सी फोर्स। वेट नीचे आ रहा है, बायोन्सी फोर्स ऊपर जा रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये दोनों की कुछ डिस्टेंस है। अगर दोनों फोर्स को देखें इक्वल एंड अपोजिट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगता है तो एक कपल क्रिएट करता है, और वो कपल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखो ये वाला इधर चला रहा है, इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो बॉडी हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज करवाया है, और इसके कारण जो कपल मेरा क्रिएट हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। बॉडी मेरा क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज, और मेरा जो ये दोनों के कारण जो कपल क्रिएट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी बॉडी जो टिल्ट कर रहा है और ये वाला इसके कारण इधर कपल लग रहा है, दोनों बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने के बाद जब टिल्ट के कारण जब इसको हम अनटिल्ट करेंगे ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। यानी इसका कंक्लूजन मात्र एक है कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, जो मेरा मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, उसी कंडीशन को क्या बोल देंगे, स्टेबल कंडीशन। इसको क्या बोल देंगे, स्टेबल कंडीशन। क्यों बोल देंगे, क्योंकि मेरा जो टिल्ट कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, और जो मेरा कपल क्रिएट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर से मेरा बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा।
तो उसी को बोलते हैं क्या, स्टेबल कंडीशन। मतलब स्टेबल कंडीशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m जो होगा, m इज एबव g, मतलब जो मेटा सेंटर होगा वो g से ऊपर होगा, g से ऊपर होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, स्टेबल कंडीशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरा gm जो कैलकुलेटिव आएगा ना वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आएगा, जो gm मेटा सेंट्रिक हाइट होना चाहिए, gm जो मेटा सेंट्रिक हाइट होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, उसका भी सेम बराबर है, मतलब m ऊपर होना चाहिए, इक्वल स्टेबल कंडीशन। और उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह के साथ है। अब यहाँ पे देखो इस बॉडी पे मेरा m यहाँ पे है, g यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे इसका वेट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब वेट यहाँ पे लग रहा है, और b मेरा कुछ इधर है, थोड़ा सा वेट से इधर, मतलब कि इस पोजीशन पे b है यहाँ पे और इस पोजीशन पे g है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट इधर लग रहा है डाउनवर्ड वर्टिकली, और बैलेंसिंग फोर्स मेरा वर्टिकली अपवर्ड लगता है, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है Fb। ये दोनों के कारण आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होगा, और ये दोनों कारण एक कपल क्रिएट होगा, क्योंकि सेम फोर्स विद ए डिस्टेंस लग रहा है। कपल किसको बोलते हैं, सेम फोर्स विद ए डिस्टेंस, तो उसको कपल बोलते हैं, एक कपल क्रिएट होगा। और वो कपल कैसा होगा, इसमें देखो क्लॉकवाइज होगा ऐसा करके, और जब अगर क्लॉकवाइज कपल भी है और ये घूम भी रहा है क्लॉकवाइज, ध्यान दो इस बात पे, ये घूम भी रहा है क्लॉकवाइज और ये कपल भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे कपल एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे कपल जो है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब कि इस बॉडी को टिल्ट करने में और सहायता कर रहा है मेरा ये कपल। अगर और सहायता करेगा तो ये बॉडी इस तरीके से घूम जाएगा, और अगर उस तरीके से घूम गया तो ये क्या स्टेबल होगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में कभी आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मेरा कपल है ना, इसको टिल्ट करने में और हेल्प कर रहा है। ये मेरा बॉडी इधर ना आकर के इधर नहीं आएगा, ये बॉडी और इधर चला जाएगा। तो ये वाला कंडीशन किसका है, अनस्टेबल का। ये वाला कंडीशन किसका है, अनस्टेबल का। यानी अनस्टेबल में हम लिख सकते हैं कि m जो होगा वो g से नीचे होगा, ये कंडीशन हो सकता है। तो मेरा ये क्या लिख सकते हैं कि m इज बिलो g, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि gm जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब जो मेटा सेंटर आएगा वो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गया, ये बात थी। फिर से समझा देते हैं इसमें, b यहाँ पे इधर लग रहा है, g थोड़ा सा डिस्टेंस पे लग रहा है, तो g क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके अबाउट वेट मेरा एक्ट करता है टोटल बॉडी का, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करता है, तो इधर आ गया। बाउंसिंग फोर्स अपवर्ड मूव करता है, तो बाउंसिंग फोर्स अपवर्ड मूव कर रहा है। ये दोनों के कारण क्या हुआ, कपल क्रिएट हो गया। जब कपल क्रिएट हुआ तो किस डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। हम बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर रहे हैं, तो जो कपल है वो मेरा और हेल्प कर रहा है टिल्ट करने में। जब और हेल्प कर रहा है टिल्ट होने में, मतलब और ये घूम जाएगा बॉडी, अपने पोजीशन में भी नहीं आएगा। इस बॉडी का रियल पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन ये है ना बाबू, ये रियल पोजीशन तो ये है, रियल पोजीशन पे आएगा क्या, नहीं, ये और ऐसे घूम जाएगा। ये हुआ अनस्टेबल का कंडीशन, और ये हुआ स्टेबल का कंडीशन। आ गया समझ में, आ गया समझ में। ये था मेरा टोटल टू टोटल बायोन्सी, मेटा सेंटर और मेटा सेंटर हाइट की कहानी। बाकी का तुम लोग इसमें से क्वेश्चन करते रहना, जेई लेवल पे क्वेश्चन करते रहना। जेई लेवल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेबिलिटी से आता है कि कब स्टेबिलिटी बोलेंगे, मेटा सेंटर हाइट ऊपर होना चाहिए कि जी से नीचे होना चाहिए। ये इसका कारण दोनों को बता दिए, दोनों को फिर से अगर एक बार में समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहो। इसी तरह से अगर कुछ रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना, कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना। और इसी तरह रेगुलर बेनिफिट उठाने के लिए मेरे चैनल पे जुड़ो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तो कॉमन बात है। ठीक है, ताकि तुम्हारे फ्रेंड लोग भी ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना, ताकि तुम्हारा फ्रेंड लोग भी इसका बेनिफिट उठाए। और अगर एट लास्ट फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को ज्वाइन करना है मेरा रेगुलर ऑफलाइन बैच, मेरे साथ मिलकर तैयारी करना है और मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, आ जाओ, जुड़ जाओ। कमेंट बॉक्स में एड्रेस और फोन नंबर में दे दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर दिस।